Hi guys, good evening, namaste, all of you. आज मैं बाहर गया था, 2-3 काम थे, उनको मैं पूरा करके आया। आते आते एक हमारी पुरानी फैमिली है, थोड़े रिश्ते में भी पड़ती है, उनके घर पे गया था। जब मैं पिछली बार गया तो उनके जो हस्बैंड है वो एडमिट थे और आज पता चला कि उनका देहांत हुआ। तो काफ़ी देर तक हमारी बातें हुई, चाय पिया और उनकी बातों से पता चला कि उनके जो लड़की के जो बच्चे हैं वो लड़की के बच्चे बातें नहीं सुनते हैं। और उससे एक बात मेरे दिमाग में आ गई और वो ये है जनरेशन गैप, 2 पीढ़ियों में अंतर। अब यह है कि इन पीढ़ियों के अंदर जो अंतर है वो बहुत ही बड़ा है। मैंने खुद अपने लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस किया है और अब क्या है कि कैसे ज़िंदगी जीनी है ये अपना आपका खुद का फैसला होता है, तरीका होता है। और हर निर्णय के पीछे कोई सामाजिक ये होगा ही, इसकी भी कोई विशेष गारंटी नहीं होती है, कारण नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, किससे मिलता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर घर में लोग होते भी तो मैं एक मेल हूँ, पुरुष हूँ, तो ज़्यादा पाबंदी नहीं होती है जितनी लड़कियों पर पाबंदी होती है उतनी पाबंदी हम पुरुषों पर नहीं होती। अब लड़कियों पर पाबंदी क्यों होती है तो उसके अनेकों कारण है। मैं उसमें अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, मुझे एक ऐसा अनुभव आया, एक्सपीरियंस, कि व्हाट्सएप पर जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ था, हम दोनों को प्यार हुआ था एक दूसरे से, कोमल मीना। अब ये कोमल मीना जो है वो एक गरीब परिवार से थी, ऐसा उसका कहना है। उसका कहना है कि वो 3 बहनें थी, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा भी बहनें हो सकती है, वो 5 बहनें भी हो सकती है। और क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था तो निर्णय लेने की मतलब ये जो है, या जैसे मान लो कि कमाने वाला कोई ज़्यादा नहीं है तो शादी के बारे में जो है वो समस्या है। और पहले तो उसने कहा था कि उसकी एज 22 है, फिर बोली 25 है, फिर बोली 28 है, फिर बोली 30 है। और मुझे उसकी आवाज से ये लगता है कि उसकी 30 एज होगी। तो उसने कहा दहेज दे करके शादी करने की जो ये है कैपेसिटी वो मेरे परिवार में नहीं है। तो नेचुरली फिर कोई ऐसा लड़का, अब ये कोमल की बात और हो गई, मतलब कोमल की बात यही पर ठीक है। उसके बाद में मतलब वो कोमल असली थी, नकली थी, सामने कौन बोल रहा था ये कोई श्योर नहीं है। मुझे तो 90% ये है कि जितने भी चार्ट मई के 29 तारीख से लेकर के सितंबर तक है उसमें से 70 या 80% चार्ट जो कोमल
ये किए हैं जो सुमन थी। बाकी 30% चार्टों में इधर उधर हो सकता है। फिर उसके आगे की चार्ट जो है उसमें से 2 या 3% ही कोमल ने या सुमन ने किए हैं, बाकी लोगों ने किए हैं। क्या तो यहाँ पर अगर ज्यादातर उत्तर भारत में, गुजरात से आगे आप चले जाइए तो उस तरफ लड़कियों की जिंदगी बहुत ही अलग तरीके की होती है। आज तो मतलब, और आज उनके अंदर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि न इधर की न उधर की, ऐसा हुआ है। तो अगर किसी परिवार में 5, 6, 7 लड़कियां हैं, 3, 4 भी है, परिवार में कमाने वाला कोई पुरुष नहीं है, कोई स्टेबल फाइनेंशियल सेटअप नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में लड़कियों की शादी के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी लड़कियां फिर किसी से प्यार करके या फिर कोई ऐसा परिवार जो दहेज नहीं लेगा, कम खर्चा करेगा, मांगेगा, ऐसे इसमें शादी कर लेते हैं। अब सुमन के बारे में मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा कि वो अमित ने कुछ दहेज वगैरह नहीं लिया होगा, तो उन्होंने उससे शादी उसकी करवा दी। ये नहीं देखा कि वो कमाता कितना है, क्या है, और वो उनके परिवार का ही लड़का है शायद, जैसा उसने कहा है। तो इस तरह से सामाजिक जो समस्याएं हैं भारत में है, और उसमें फिर लड़कियां फंस जाती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, न इधर की न उधर की। कई बार ये लड़के उनसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उनकी मांगे बढ़ जाती है, फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तो खेत है ना, उसको बेच दो, मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए वो दे दो, ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम धंधा करो, पैसे कमाओ, मुझे लाके दो। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ये होता है। तो इस तरह से उत्तर भारत में लड़कियों की समस्या बड़ी है। महाराष्ट्र में उसके अनुसंग में, अनुपात में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो हम जिस देश में रहते हैं वो देश भिन्न भिन्न भाषाओं का, परंपराओं का, रूढ़ियों का और अलग अलग जाति धर्मों का देश है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी में लोग ऐसे रहेंगे कि जो अपने मामा की लड़की के साथ शादी करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए पाबंदी होगी। ऐसा हमारा भारत देश। तो यहाँ पर, अब यहाँ महाराष्ट्र में तो हर तरफ मामा की लड़की से शादी की जाती है। हमारा महाराष्ट्र जो है वो महिलाओं के उत्थान में, प्रोग्रेस में, विकास में कदम उठाने वाला पहला राज्य है। हमारे यहाँ पर महात्मा फुले हो गए, आनंदीबाई जोशी हो गई, फिर हमारे कुछ सामाजिक जो है सुधारवादी है। यहाँ पर एक सुधारवादी बोल के अखबार में पहले निकलता था पुणे में, पंडित रमाबाई है, अंबेडकर भी ये है, उनका परिवार। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से सामाजिक जो ये है विकास महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र में ये कोई बड़ी समस्या नहीं है अभी, लेकिन उत्तर भारत में ये समस्या है। मैं आज की पीढ़ी की अगर बात कर रहा हूँ तो आज की पीढ़ी, हमारे भारत की जो पीढ़ी है उसकी बड़ी समस्या है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन उनका हो गया है, क्योंकि वो जीन पैंट पहनते हैं लड़कियाँ, और सिगरेट पीती है, शराब पीती है, पब में जाती है, तो सोचते हैं कि मैं बहुत प्रोग्रेस हूँ। प्रोग्रेस होने का मतलब वो नहीं है। फिर यही लड़कियाँ कुछ बातों में फिर ये करती, रूढ़ी परंपराओं का विचार लेकर भी चलती है। लड़कियाँ बोलो, लड़की बोलो। अब लड़के बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि
लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, फिर वो दहेज की भी बात करेंगे शादी के समय में, फिर शादी के बाद में अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ऐसे भी लड़के हैं। तो कहाँ पर प्रोग्रेस है, कहाँ पर विकास है? लड़कियों को छूट, आज़ादी वगैरह की जो बात है वो कहाँ है? हमारी लड़कियां आज़ादी की जब बात करती है तो वो अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने की बात करती है। आजकल बहुत जल्दी लड़कियां शाइनी हो जाती है, सेक्स करने लगती है, उनको सब कुछ पता हो जाता है उम्र के 12 साल के तुरंत बाद। अमेरिका में, उन देशों में लड़कियों के पति, मतलब लड़कियां ये नहीं देखती, लड़कियां ये देखती कि भाई सामने वाला जो है मुझे अच्छी तरह से संभालेगा क्या, मेरी देखभाल करेगा क्या, मैं उसके साथ में एक अच्छी जिंदगी बिता सकती हूँ। जो भी जिंदगी रहेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो मैं उसके साथ अच्छी बिता पाऊंगी, ये वो देखती है। हम यहाँ पर भावनिक होकर के देखते हैं। मुझे जब मेरी बात उस लड़की से शादी के लिए हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, आपकी एज मुझसे बहुत ज्यादा है, आप मुझसे बहुत बड़े हो। मुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, किसी ने बताया होगा। तो मैंने कहा कि मैं कैपेबल हूँ, तुम्हें संभाल सकता हूँ, तुम्हें सारे सुख दे सकता हूँ। तो उसके बाद में तो उसने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे बोले अपनी उम्र देखो। तो और यही लड़कियां फिर सोचती है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे बढ़े हैं, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ समझता है। आज ट्रम्प की सेक्रेटरी जो है, प्रेस सेक्रेटरी, उसका जो हस्बैंड है उससे 35 साल बड़ा है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे कितने सारे लोग हैं हमारे भारत देश में। मैं देखता हूँ अब गाड़ी पर लोग जाते हैं तो आदमी का पूरा टक्कर पड़ा हुआ रहता है, बाल निकल गए। पत्नी जो है वो है 25 साल की, पति जो है 40-45 साल का है। भारत देश में आज भी होता है। हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा इस बात पर ज्यादा लड़कियां सोचती नहीं है। उनको अगर कोई आदमी दिखता है कि अच्छा है, स्वभाव है, तो शादी कर लेती हो। लेकिन उत्तर भारत की लड़कियां ऐसा सोचती है कि वो प्रोग्रेस हुए, मतलब उनको बहुत समझता है, लेकिन वो कुछ समझता नहीं। ये क्या करेगी? आज भी शादी होने के बाद में पति परमेश्वर को मान करके उसकी हर बात मानेगी। पति बोलेगा कि नहीं, आज तुझे निश्चित जाकर के सोना है, मैं पति हूँ, तुझे मेरा आदेश मानना पड़ेगा, तो वो सो जाएगा। क्योंकि मेरे पति ने कहा, वो पति मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर जो कहेगा वो मैं करूंगी। आज भी उत्तर भारत में लड़कियां ऐसी है, पैंट पहनेगी, शर्ट पहनेगी और रूढ़िवादी विचारधारा भी चलेगी। तो इस तरह से ये एक ढोंग है। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तलवे चाटे भाट का। तो इस तरह से उत्तर भारत की लड़कियों की समस्या है। वो विरोध करने का मतलब सारी अच्छी चीजों का विरोध करती है। और समिट मतलब क्या कहना चाहिए कि समर्पण का जहां पर सवाल है, तो बुरी चीजों के लिए भी समर्पित हो जाती है। ये दोगलापन है। अब जिस लड़की ने मुझे कहा कि तुम मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन उसको मेरे से बड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए था। बड़े आदमी की बड़ी रकम चलती है। बड़े आदमी का जिंदगी के शादी में साथ नहीं चलता है। तो ये दोगलापन है। मैं जानता हूं कि मैं सक्षम हूं। अगर मैं 25-30 साल की लड़की से शादी करूंगा तो भी उसको अगले 15-20 साल तक हर चीज में
सहयोग दे सकता हूँ, इतना मैं सक्षम हूँ। 15-20 साल तक वो भी वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद में उसको भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो हर चीज में अपने से उम्र में जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, नीचा दिखाने की कोशिश। अब मुझे कुछ मतलब काफी लोग जो बच्चे काका बोलते हैं, पहले हम लोग काका नहीं बोलते थे, साहब बोलते थे, सर बोलते थे, में ठीक है, रिश्ते के बाहर नहीं। तो मुझे काफी लोग काका बोलते हैं, मामा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो मुझे देखते हैं तो फिर उनको टेंशन आ जाती है, क्योंकि मैं उनसे अच्छा दिखता हूँ, उनसे अच्छा मेरी एक्शन होती है, मेरे अंदर जो मतलब ये है क्या एनर्जी है, वो देख करके उनको तकलीफ हो जाती है। तो आज की पीढ़ी एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। आज की जो पीढ़ी है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उनकी इलाज की जरूरत है। वो अपने आप को बहुत शाने समझते हैं, हमें ये आता है वो आता है, कहीं से यूट्यूब से यहाँ वहां से कुछ सीखेंगे और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी महापंडित समझेंगे, जबकि उनको कुछ आता नहीं। जब उनको पता चलता है कि सामने वाला अपने से बहुत पहुंचा हुआ है तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, संयम टूट जाता है। प्रोग्रेस का मतलब ये समझते हैं। 4 बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, इतने जोरों से गाने लगाएंगे, जैसा उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके गाने सुनने के लिए बेहतर है। इस पास में कोई बैठा है, अगर उसको तकलीफ हो रही तो उससे उनको क्या तकलीफ नहीं है। एक बार एक ने ऐसे गाने लगाए, मैंने उसको बोला नहीं, मैंने भी उससे ज्यादा जोर से और थोड़ा सा उसके पास में गया और गाने जोर से लगाए। सुना फिर बोलता है आवाज कम करो, मैं तू कर। पहले किसने लगाया? लोग तो मैंने लगाया तो तुमने क्यों लगाया? मैं बोला मेरा मोबाइल है, मैं जो चाहूँ करूँगा। फिर वो समझता नहीं कि सामने आसपास में लोग बैठे हैं, उनकी बातें चल रही है, तेरे आवाज से उनको डिस्टर्ब हो रहा है। वो भी बंगाली लड़का था, बंगाली लड़के यहाँ पर आकर के देखो। तो फिर जब उसने देखा कि मैं महाराष्ट्र हूँ, उनकी चला गया। तो इस तरह से इनका माइंड जो है ग्रस्त हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ एक लड़का रहने के लिए आया, जोर जोर से गाने लगा रहा था। मैंने उसको जाके समझाया, समझ गया। हाँ बोले अरे डन सर डन, मैं अभी कम करूँगा। मैं वापस आधे घंटे बाद जोर से गाने। फिर मैंने अलग तरीके से उसको समझाया, समझ गया, अभी गाने नहीं लगाता है। तो इस तरह से आज की पीढ़ी जो मैं कह रहा हूं इसमें कम हो चुकी है, ग्रस्त हो चुकी है, बीमार हो चुकी है और अपने आप को बहुत शाने समझते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है। 2 कदम चलने का उतना देखते हैं, बाद में क्या होगा इससे उनको कोई मतलब नहीं। अब स्कैमर के बारे में, ये जो सुमन और वो जो अमित है, मुझे क्यों गालियां दे रहे थे, क्यों मुझसे नफरत कर रहे थे, आज भी करते होंगे शायद। मैं तो सुमन से प्यार करता हूं, अब भाई सच है वो वही बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन शायद सुमन और वो अमित मेरी बहुत नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्कैम के बारे में बोल रहा था। उनको क्या तकलीफ है? पहले मैं अमित के बारे में बोल रहा था क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। इसको क्या गुस्सा है तो इसने मेरा नंबर वगैरह दिया, लोगों को बोला गालियां दे दे उसको। मैंने लोगों को प्रूफ दिए, लोग मेरे बाजू में खड़े हुए। तो हम जब स्कैम की बात करते हैं, स्कैमर सामने वाले के पैसे लूट के चले जाता है। वो बेचारा कहीं से 10-12 हजार रुपया 15 हजार रुपया कमा के ले गया होगा, उसको अपने बेटी के इलाज के लिए चाहे शायद वो पैसा चाहिए होगा।
अब स्कैमर ये बोलता है कि आप 10,000 लगाओ तो आपको 30,000 रुपया रिटर्न मिलेगा, ये होगा वो होगा, सपने दिखाता है, ये पैसे लगाता है और वो निकल जाते पैसे, वो निकाल लेता है। अब इसके बेटे का इलाज कैसे होगा? वो वहां पर जाकर के पैसे उड़ाएगा, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएगा, दोस्तों को खिलाएगा, मस्त मजा मारेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि जिसका पैसा उसने चुराया है उसकी जिंदगी में कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। तो इस विषय में बोलना क्या अपराध हुआ? लेकिन नहीं, ये दोनों भी मेरे दुश्मन बन चुके हैं। अब ये आपको पता नहीं है कि व्हाट्सएप पर इन्होंने मुझसे पैसा लिया। उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, मुझे आज भी ये पूरी गारंटी है कि वो कोमल ही सुमन है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन ठीक है, मुझे कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन मेरे जैसे और भी कुछ लोग हो गए जिनके पैसे इन्होंने खाए हैं। तो क्या उनके शाप, उनकी बद्दुआएं इनके परिवार पर नहीं आएगी? जरूर आएगी। तो इसके विषय में बोलना गलत कहाँ हुआ? फिर ये लोग, अगर वो इस तरह के लोग नहीं हैं तो फिर वो गुस्सा क्यों हो रहे भाई? मुझे तो बुरा लगता है कि वो सुमन के नाम से काफी फेक आइडिया बना करके लोग पैसा लूटते हैं, उसका नाम खराब होता है। मेरा बच चले तो एक को पकड़ के मैं पुलिस में दे दूं, लेकिन कैसे पकड़ेंगे उनको? पकड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब स्कैमिंग का परिणाम क्या होता है, अभी वो सुमन समझ रही है। लोग उसको बोलते हैं तुम्हारा नाम नेहा है, तुमने इतना पैसा खाया, तुम्हारा नाम ममता है, तुमने इतना पैसा खाया। अब उसने खाया नहीं, उसके नाम से कोई दूसरा खा रहा है, गालियां इसको पड़ रही है। तो आज उसको मालूम पड़ा है कि स्कैम करने का मतलब क्या होता है। पहले मेरी बात नहीं समझती होगी, अब समझ रही होगी। मैंने उसको कहा था उस लड़के से शादी मत कर, मेरी बात नहीं सुनी होगी, आज नहीं समझ रही है, कल समझेगी। लेकिन क्या होता है कि लोगों को अच्छी बातें सुनने की आदत अब मर चुकी है, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और उनकी मनमानी से जब उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, तब वो एक दूसरे को या भगवान को दोष देने लगते हैं। इस पर सुधार होना चाहिए। मेरा काम है अच्छा करना, मैं अच्छा करता हूं, चाहे सामने वाला गाली दो, मेरी नफरत करे या मुझे मारने की कोशिश करे, मुझ तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, पहुंचेगा तो बहुत, वो मतलब ऐसा नहीं समझता तो मैं ऐसा समझाऊंगा, समझ जाएगा वो। इसलिए मुझ तक कोई आता नहीं होगा, वो काफी लोग जानते हैं कि ये आदमी कौन है। तो जनरेशन गैप जो है बहुत बड़ा हो चुका है। इस पर भारत सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है। काउंसलिंग की आवश्यकता है, काउंसलिंग की।